नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है। यहाँ प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो आपको संस्कृत लिटरेचर से संबंधित बहुत कुछ मिलेगा। ऐसा नहीं कि स्टूडेंट्स के लिए है। आप भी अगर कालिदास का विज्ञान शाकुंतल सुनते तो आपको भी आनंद आएगा। यहाँ महर्षि वात्स्यायन का कामसूत्र भी है और श्रीमद् भगवद गीता भी है। यहाँ चाणक्य नीति भी है, यहाँ विदुर नीति भी है, यहाँ मनुस्मृति भी है, यहाँ याज्ञवल्क्य स्मृति भी है। बहुत कुछ है, आनंद लीजिए। अगर आपको कथाएं सुननी है कथाएं सुनिए, आपको नैतिक साहित्य का आनंद लेना तो वो लीजिए, उपनिषद का आनंद लेना वो लीजिए। एक पूरी लाइब्रेरी है, 3000 जितने। आज आपके सम्मुख इलेक्शन के ट्रेनिंग के वीडियो लेकर के एकत्रित हुआ हूं। चलिए आज हम देखते हैं कि मतदान के समय कुछ हमारी भूल के कारण, कुछ अन्य कारणों से किस किस प्रकार के मतदाताओं से आपकी मुलाकात हुई। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं जो आपकी वोटिंग लिस्ट में होंगे, यानी जो आपको मतदार यादी दी गई है उसमें जिनके नाम होंगे, लेकिन उनके नाम के आगे जैसा कि यहाँ दिखा रहा हूँ, या ए लिखा होगा या एस लिखा होगा या डी लिखा होगा। ए यानी अब्सेंट, एस यानी शिफ्टेड और डी फॉर डेथ। ये स्थितियां क्यों खड़ी होती हैं? देखिए, बीएलओ को प्रत्येक चुनाव से पहले अपने एरिया का सर्वे करना होता है और उसके भाग में जितने मकान आते हैं उतने मकानों में कौन रह रहा है, कौन वहाँ से चला गया है, कौन से मकान में ताला लगा है, वो सारी चीज़ों की जानकारियाँ देनी होती हैं। लेकिन हम आप सभी जानते हैं कि लोग बाग अपने काम के प्रति, और वो भी ऐसे काम के प्रति जिस काम का उनको कोई अलग से मेहनताना ना मिलता हो, काम करने के लिए किसी की इच्छा नहीं होती है। ऐसे में कई बार तो आते ही नहीं है, या आते हैं तो सोसाइटी में एक जगह पे जाएंगे, वहीं से सबके बारे में जानकारी ले ली। इस तरीके की कुछ चीज़ें चलती रहती हैं और इसलिए कई बार ये गलत रिपोर्टिंग हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आपके घर के सामने उन्होंने चक्कर लगाया, आपके घर पे ताला लगा हुआ है और उन्होंने इधर उधर देखा, आजू बाजू में कोई दिखाई नहीं दिया, किससे पूछें क्या करें। उनको लगा कि गेट पे ताला बहुत दिन से लगा है, थोड़ा घर के अंदर कूड़ा कचरा दिखाई दे गया तो उन्होंने कह दिया एब्सेंट, ये व्यक्ति तो यहाँ मिला ही नहीं। अब आपके नाम के आगे लिख के आ गया ए। पड़ोसी से पूछा और पड़ोसी ने कह दिया वो तो यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। अब देखिए, व्यक्ति शिफ्ट हो जाता है कई बार, लेकिन अपना वोट नहीं शिफ्ट करवाता है। वो जहां भी इंडिया में वहां अपना वोट देने का उसको हक है। तो अहमदाबाद के अहमदाबाद में हों, सूरत के सूरत में हों, या जिस शहर में उसी शहर में कहीं इधर उधर शिफ्ट हुए हैं तो अपना वोट नहीं बदलवाते हैं। लेकिन चूंकि पड़ोसी ने कहा था वो तो यहाँ से शिफ्ट हो गए, उन्होंने लिख दिया शिफ्टेड, तो नाम के आगे एस लिख के आ गया। कई बार इसी प्रकार से डेथ के भी समाचार मिल जाया करते हैं कि फलाने का वो तो गुजर गए। पता चला गए थे हॉस्पिटल और वहाँ से फिर वो दूसरे लड़की के पास, दूसरे बच्चे के पास रहने चले गए, यहाँ वापस नहीं आए। पड़ोसी ने सूचना दे दी कि वो तो मर गए, लिख दिया गया है डेथ। तो ऐसी जो भी स्थितियां हैं, अगर आपके मतदान यादी है, उस यादी में किसी के नाम के सामने ASD में से कुछ लिखा मिलता है तो उसके पास से हमें एक प्रकार से ये फॉर्म भरवाना होता है। देखिए यहाँ लिखा है अब्सेंट यानी गैर हाजिर, स्थानांतरित यानी शिफ्टेड, और मृत, डी फॉर डेथ है, मृत है, डुप्लीकेट नहीं है, और डिलीटेड नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ मृत यानी डी फॉर डेथ है। अगर इस प्रकार का कुछ लिखा है तो उसके पास से ये एक फॉर्म भरवाना होता है और उसके सिग्नेचर करवानी होती है, फिर वो मतदान कर सकता है। ध्यान रखिए, जिनके नाम के साथ ASD लिखा है आप उनको मत देने से मना नहीं कर सकते हैं, उनसे मतदान करवाना होता है। खाली स्पेशल थोड़ा सा उन पे ध्यान देना होता है कि वास्तव में ये वही व्यक्ति तो है ना, और यहाँ आपकी सिग्नेचर होगी। तो एक ये प्रकार का है, मतदान का प्रकार है ASD। चलिए, इसके बाद एक प्रकार होता है प्रॉक्सी।
प्रॉक्सी मतदाता आर्मी में जो लोग जॉब करते हैं वहाँ उनको मत देने का वो नहीं रहता है, तो अपना एक अथॉरिटी लेटर देते हैं और उनके नाम के आगे प्रॉक्सी लिख के आ जाता है। तो जिसके मतदार यादी में नाम के सामने प्रॉक्सी लिखा हुआ है, आप समझ लीजिए कि उसका मत देने के लिए कोई और आएगा, वो स्वयं नहीं आएगा वो व्यक्ति। और जो आएगा मत देने के लिए, वो जिसको उन्होंने अथॉरिटी लेटर दे के भेजा होगा, जिसके नाम का अथॉरिटी लेटर लिखा होगा, वो व्यक्ति आएगा। ये याद रखिए। हो सकता है उसका पुत्र आए, हो सकता है उसकी पुत्री आए, लेकिन अगर पुत्र पुत्री में से कोई आता तो उनकी उम्र 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। पत्नी आती है तो कोई प्रश्न नहीं है, माता पिता में से कोई आता तो भी प्रश्न नहीं है। और उनके पास से कोई हमें फॉर्म नहीं भरवाना है, कोई प्रोसेस नहीं करनी है। खाली उनके जब वो प्रॉक्सी मत देने आए हैं तो उनके राइट साइड की फिंगर पे देखिए, अपना मत देते हैं तो लेफ्ट तर्जनी पे निशानी करनी होती है, लेकिन जब प्रॉक्सी मत देने आते हैं तो राइट हैंड की तर्जनी उंगली के ऊपर निशानी करनी रहेगी। चलिए, इसके अलावा ईडीसी मतदान होता है, वो आपसे चर्चा की थी, पिछले वीडियो में भी कहा था, लेकिन इसमें मतदान के प्रकारों की बात कर रहा हूं तो वो भी चर्चा कर देता हूं। ईडीसी मत ये है कि जो इलेक्शन ड्यूटी पे हैं और उन्हीं के विस्तार में उनकी ड्यूटी है, तो उनको ईडीसी मत का सर्टिफिकेट मिल जाता है, और अगर उनके पास ईडीसी मतदान का सर्टिफिकेट है तो उसके आधार पर वो ईडीसी मतदान कर सकते हैं। इसमें आपको क्या प्रोसेस करनी है, तो आपकी जो मतदार यादी है उसमें तो उनका नाम नहीं होगा, क्योंकि वो तो किसी और विधानसभा के होंगे। लोकसभा बड़ा विस्तार होता है, तो लोकसभा में वो भी विधानसभा आ गई है। ऐसी स्थिति में करना क्या है कि मतदार यादी में मान लीजिए आपके पास 1000 नाम ऑलरेडी थे, तो उन 1000 नाम के अंदर आपके पास 3 ईडीसी मतदाता आए, तो आप 3 ईडीसी मतदाता को वहां ऐड कर दीजिए। 1000 के बाद 1001, 1002, 1003 के तौर पे उनके नाम आप लिख दीजिए। इसी प्रकार से 17 में रेगुलर उनकी एंट्री होगी, सामने लिखा जाएगा ईडीसी मतदाता, और जैसे मशीन में सब लोग मतदान करते हैं उसी प्रकार से वो मतदान करेंगे। लेकिन इसकी इम्पैक्ट आपकी टोटल मतदाता संख्या के ऊपर आएगी। जो 1000 थी वो 1003 हो जाएगी। परसेंटेज निकालने के लिए भी 1003 के हिसाब से परसेंटेज निकाला जाएगा। तो वो सारी चीज़ें जो है ना, जब हम 17 का हिसाब लिखवाएंगे, आपको करवाएंगे वो, तब उस वीडियो में ये सारी चर्चा हम आपके साथ करेंगे। तो ये होता है ईडीसी मतदाता। चलिए, इनके लिए आपको कोई फॉर्म नहीं भरवाने होते, प्रॉक्सी में भी नहीं, ईडीसी में भी नहीं। अब हम आते हैं जिनमें आपको कागजी कार्यवाही बराबर करनी होती है। तो एक ये मतदाता का प्रकार है जो आपके यहाँ मेरे हिसाब से श्योर आएगा। कोई अंध है, कोई असक्त है, कोई नहीं पढ़ा लिखा है और वो कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं चलता है कि किसको मत देना है, तो ऐसा कोई व्यक्ति जब आता है तो किसी सहायक के साथ आता है। तो उसके लिए ये 14 का फॉर्म है। देखिए, मैं इसका आपको इंग्लिश नमूना भी दिखा देता हूँ। फॉर्म 14A ये है। इसमें आपको उनके नाम की लिस्ट बनानी होती है और कौन उनके साथ में आया है, कंपेनियन के तौर पे कौन आया वो यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे उनका जो मतदार यादी में नाम नंबर है उसकी बात करनी है, और एड्रेस लिखना है। जो उनके साथ आया कंपेनियन, उसका एड्रेस लिखना है, और यहाँ कंपेनियन की सिग्नेचर करवानी है। ध्यान रहे, जब कोई कंपेनियन के तौर पे आएगा तो उसका निशान लेफ्ट साइड की सेकेंड फिंगर पे किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो मत देने के बाद निशानी की जाती है उनके नियम बिल्कुल याद रखें, अपने एफपीओ को बता दें। अपना मतदान करता है तो लेफ्ट साइड की फिंगर है, प्रॉक्सी मतदान करता है तो राइट साइड की फिंगर, राइट हैंड की फिंगर है, और अगर इस प्रकार से किसी के साथ में मददगार के रूप में आता है तो लेफ्ट के बाजू वाली फिंगर है। इन पे निशानी इसलिए जरूरी है क्योंकि जो व्यक्ति एक व्यक्ति का सहायक बन के आ चुका है, कंपेनियन बन के आ चुका है, वो किसी दूसरे व्यक्ति का कंपेनियन बनने का हक उसको नहीं रहता है। चलिए, इस फॉर्म पे एंट्री होगी और इसके बाद जो उसके साथ में व्यक्ति आएगा उस व्यक्ति के पास से ये पूरा फॉर्म भरवाना है। किस विधानसभा से है, किस मतदान में उसका नंबर है, और अपना नाम लिखेगा, अपनी उम्र लिखेगा, जहाँ का रहने वाला वो लिखेगा, और तारीख वगैरह लिख करके यहाँ उसकी सिग्नेचर होगी। तो ये जो है ना, ये फॉर्म उसके पास से आपको भरवाना रहता है। जो कंपेनियन आया, ये फॉर्म कंपेनियन को भरना है। ठीक है, तो ये अंध असक्त, ये उम्मीदवार आपके यहाँ आने की पूरी संभावना है।
तो ये फॉर्म आप खाली रखिएगा, इनको आप पैक मत कीजिएगा। इसके बाद उम्र वाला आता है। मैंने आपसे कहा कि ये आप एक दिन पहले ये सारे कवर बना के पैक करके रख दीजिए, क्योंकि उम्र वाला अगर कोई आता है, आपको देखने में लग रहा है कि उसकी उम्र कम है, लेकिन उसको वोटर आईडी कार्ड है, आपके पास जो मतदार यादी है उसमें उसका नंबर है, तो फिर मैंने पहले भी कहा था कि आपको विद्वान बनने की जरूरत नहीं है, करने दीजिए उसको मतदान, क्यों सिरदर्दी करते हैं। मैं ऐसा मानता हूं, बाकी आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं हर तरीके से, तो आपको ये निर्णय स्वयं लेना है, और अगर ये निर्णय करते हैं तो इस जगह आपको इस फॉर्म को भरवाना पड़ेगा। और इसके बाद उस मतदार के पास जिसकी उम्र आपको कम लग रही है, वो यहाँ पे अपना नाम लिख करके, अपनी सारी चीज़ें लिख करके और यहाँ सिग्नेचर करके आपको देगा कि साहब मैं तो उस तारीख को 18 साल का हो गया था जब मैंने अपना आईडी कार्ड बनवाया है, तो उसकी सारी विगत यहाँ भरी जाएगी। चलिए, ये है बांधा भी पहुँच, यानी कि जिसको आप कहते हैं चैलेंज वोट। हुआ क्या कि एक मतदाता आपके यहाँ मत देने के लिए आया और उसने अपना परिचय दिया, आपको लगा कि बिल्कुल परफेक्ट है, इसका नाम भी ठीक है और सब चीज़ ठीक है, लेकिन पीछे बैठे हुए एजेंट ने कहा कि नहीं साहब, ये जो बता रहा है ये व्यक्ति गलत है, एक्चुअली ये तो उसका भाई है, शकल मिलती हुई है और मैं अच्छी तरीके से पहचानता हूँ, ये मतदाता नहीं है, इसका भाई तो बाहर है और ये अपने भाई की जगह पर मत देने के लिए आया। अब एजेंट ने आपसे कहा तो आप एजेंट से कहेंगे कि पहले पैसे भरिए, पहले तो 2 रुपये भरे जाते थे, अब कुछ 20 रुपये हो गए हैं, तो यहाँ पे 20 रुपये उससे लीजिए और 20 रुपये लेके उस मतदाता से ये कहते हैं कि भैया ये कह रहे हैं कि आप गलत व्यक्ति का मतदान करने आए हैं, आप स्वयं वो व्यक्ति नहीं है। अगर वो सिद्ध कर देता कि वो वही व्यक्ति है, हर तरीके से आपको संतोष हो जाता है, तो एजेंट के 20 रुपये जब्त कर लीजिए, उसको रसीद दे दीजिए। लेकिन अगर वो सिद्ध नहीं कर पाता है और वास्तव में वो गलत व्यक्ति निकलता है, तो एजेंट के 20 रुपये वापस दे दीजिए और उस व्यक्ति को पुलिस के हवाले करना रहेगा। ये है जिसको आप बोलते हैं चैलेंज वोट। चलिए हम अगले वोट की तरफ जाते हैं और इसको कहते हैं टेंडर वोट। टेंडर वोट ये तो बिल्कुल हमारी गलती की वजह से होने वाला है और यहाँ पे फॉर्म भरा जाता है, इसकी एंट्री होती है 17 ख में। देखिए 17 का रजिस्टर है, 17A का रजिस्टर जो है वो शुरुआत से जिसमें आप लोगों का नाम लिखते हैं, लिस्ट बनाते हैं, उसके अंगूठे का निशान लगवाते हैं, वो किस वोटर आईडी से मतदान कर रहा है, वो सारी चीज़ें जिस पे लिखते हैं वो 17 का होता है। नॉर्मल मतदान होता है तो उसमें लिखा जाता है। लेकिन अगर टेंडर मत है, टेंडर मत क्या है, मैं मेरा मत देने के लिए आया और आपने मेरा नाम और नंबर निकाला, पता चला वो मत तो कोई दे के चला गया है। अब देखिए मेरा फोटो है, मेरे पास मेरे फोटो का आईडी कार्ड है, वो भी आईडी कार्ड लेके आया होगा, आपने नहीं देखा, किसी और के खाने में टिक कर दिया है, तो ये भूल हो सकती है। और दूसरी संभावना ये है कि कोई कहते हैं ना कि दुनिया में एक शकल के 7 लोग होते हैं, तो कोई मेरा हम शकल आके मतदान कर गया हो। ये 2 ही स्थितियां ऐसी हैं कि जो ये गलती हो सकती है। मैं मेरे पिछले 10 इलेक्शन का अनुभव आपसे कह रहा हूँ, एक बार भी एक भी टेंडर मत नहीं पड़ा है, और अगर अभी होता है तो आप समझ लीजिए कि इसमें आपके पीओ बनने बहुत बड़ी गलती की, तभी ये घटना हो सकती है। चलिए, अगर किसी ने उसके नाम पे मतदान कर दिया है तो उसका राइट है कि वो मतदान करे। अब उसके नाम पे तो मतदान हो चुका है, तो आप क्या करेंगे, ये 17B नंबर का फॉर्म आएगा आपके यहाँ, एक 17B लिखा होगा, तो 17B नंबर का फॉर्म लीजिए। अगर गुजराती या हिंदी में लिखा होगा तो 17 खा लिखा होगा। क्या लिखा होगा, 17 खा, का के बाद जो खा आता है वो लिखा होगा। उसमें आप बाकायदा इनकी सीरियल नंबर, नाम, सारी चीज़ों की एंट्री करेंगे। जैसी 17 का में होती है ऐसी यहाँ 17 का में एंट्री होगी, और उसके बाद जो है आप उसको बैलेट पेपर 10 आपको दिए होंगे या 20 दिए होंगे, उस बैलेट पेपर को देंगे, वो क्रॉस मार्क वाला सिक्का देंगे, जैसे पुराने ज़माने का मतदान हुआ करता था, इस प्रकार से वो मत देगा और मत को कवर में पैक करके आपको देगा, और वो मत आपको जमा करवाना होगा और उसकी गिनती की जाएगी। तो अब इसमें जितने मत हों, अगर आपके यहाँ एक ही भूल हुई है, एक भी भूल नहीं आई, तो यहाँ नील लिख जाएगा कि कुछ नहीं है, और अगर एक मत ऐसा पड़ा तो एक, और अगर एक से ज़्यादा मत पड़े हैं तो जितने मत इस प्रकार के पड़ेंगे वो आपके लिए
मतलब आपकी समर्थता बताते हैं कि आपने कितना अच्छा काम किया है। चलिए, इसके बाद आता है, इसको कहते हैं टेस्ट वोट। टेस्ट वोट वो वोट है कि जिसमें मतदाता को अब एक सुविधा मिल रही है कि वो जिसको वोट देता है उसके नाम की स्लिप उसको देखने को मिलती है। अब अगर वो ये कहता है कि साहब मैंने मतदान तो किया लेकिन स्लिप दूसरे नंबर की निकली, दूसरे के नाम की निकली है, तो आप उसको समझाएंगे कि भैया देखो ये फॉर्म है, भर दो, इस फॉर्म को भर दो, इस फॉर्म में क्लियर लिखा हुआ है कि अगर आपकी बात गलत निकली तो आपको 6 महीने की कैद और 1,000 रुपए का जुर्माना, दो में से एक या दोनों चीजें एक साथ लागू हो सकती हैं। अब अगर आपकी इच्छा है तो ये फॉर्म भरिए। अब वो फॉर्म भर देता है तो आप समझ सकते हैं कि उसको ये राइट मिल जाता है। अब इसकी पूरी प्रक्रिया समझ लीजिए। मान लीजिए एक व्यक्ति ने मतदान किया और उसने चैलेंज बाहर निकल के बोला कि नहीं साहब ये गलत था, टेस्ट वोट मुझे तो देना है। तो अब वो दोबारा वोट देगा, लेकिन इसके बीच आप सारी प्रोसेस बंद नहीं कर देंगे। जब तक वो ये फॉर्म भरेगा, जो कुछ भी कार्यवाही करेगा, तब तक आप मतदान चालू रहने दीजिए। भले उसने जो मत दे दिया है, अपना ओरिजिनल मत जो दिया है, जिसके बारे में उसने कंप्लेन की है, उसके बाद 10-20 मतदाता मतदान करके चले जाएं, आप उसका टेंशन मत लीजिए। आप उससे ये कह सकते हैं कि भैया देख लो, दूसरे मतदाता मतदान कर रहे हैं, उनसे कंफर्म कर लो। अगर वो सब कहते कि ठीक है तो मत पड़ो इस सिरदर्दी में, लेकिन फिर भी अगर वो कहता कि नहीं हमें तो साफ टेस्ट वोट देना है, तो ये फॉर्म भरवाइए उसके पास से, 17 का में दोबारा से एंट्री कीजिए उसके नाम की और उसको बताइए कि आपने किसको मत दिया था, फिर से मत देंगे, फिर से देखेंगे। और ये मत जब वो देने जाएगा तो जितने एजेंट वहां बैठे हुए हैं, अगर आपके यहाँ माइक्रो ऑब्जर्वर है तो आप उसको भी बुला लेंगे, अगर आपके यहाँ जर्नल है उसको भी बुला लेंगे, और आप भी वहां बूथ में रहेंगे, आप भी मत देने के टाइम पे, क्योंकि ये टेस्ट वोट है और इसमें कोई गोपनीयता वाली बात नहीं होती है। इस वोट को सभी लोग देख सकते हैं। तो टेस्ट वोट के समय पे जब वो वोट देगा, अब मान लीजिए उसने 2 नंबर का बटन दबाया और रिसीव्ड 2 नंबर की ही दिखाई दी, तो फिर आप ये मान लीजिए कि वो गलत है। और अगर वो गलत निकला तो आपको पता है कि उसको 6 महीने के लिए भेज देना है। और अगर उसका दावा सही निकला तो फिर आप समझ सकते हैं कि क्या होगा, कि आपका बूथ जो है वो दूसरे दिन फिर से मतदान में, पुनः मतदान में हो जाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ गड़बड़ थी, और गड़बड़ है तो वो तो फिर चलने वाली बात नहीं है। तो ये हुआ टेस्ट। चलिए, ये एक और मतदाता का प्रकार है, इसको हम देख लेते हैं। कोई मतदार आपके यहाँ आया, 17 काम में उसकी एंट्री हो गई, उसने वोटर स्लिप ले ली, आपकी मतदार यादी में भी टिक कर दिया गया, और वोटर स्लिप लेने के बाद जब आपके PO3 ने बैलेट बटन दबा दिया कि जाओ भैया जाके मतदान कर लो, अब वो बूथ में जाके पहुंचता है और फिर कहता है कि सब बेकार है, मुझे तो मतदान नहीं करना। ये अगर वो मतदान नहीं करता है, जो बैलेट दिया हुआ है वो, जो एंट्री है, वो सारी चीजें, चलिए आपने उसको समझाया भैया इनमें से किसी को नहीं देना तो नोटा को मत दे दो, लेकिन मत दे के तो जाओ। वो कहता है कि नहीं मुझे तो करना ही नहीं है मतदान। अब अगर वो अपनी बात पे अड़ गया तो फिर आप समझ सकते हैं कि कोई ऐसा ही व्यक्ति होगा जो आया, लाइन में खड़ा रहा, अंदर आया, सारी एंट्रियां की, और अब उसका दिमाग खराब हुआ है। तो ऐसे जिनके दिमाग खराब होते हैं उनके दिमाग को आप तो नहीं सुधार सकते हो, क्योंकि हमारे भर्तृहरि ने ये कहा है कि मूर्ख व्यक्ति को तो कोई नहीं समझा सकता है। आप कठिन से कठिन मगर के मुंह में से मणि निकाल सकते हो, लेकिन मूर्ख को नहीं समझा सकते हो। तो भैया इनको ज्यादा समझाने का प्रयत्न मत करो, खाली 17 का है उसमें एक एंट्री कर दो कि इस व्यक्ति ने मत देने से मना किया है। जो बैलेट दबाया अगला व्यक्ति आएगा, वो मतदान करके निकल जाएगा। हाँ, 17 का में जब हिसाब होगा तब इसकी एंट्री आ जाएगी कि भाई 17 का में तो एंट्री है इसकी, लेकिन मशीन में उसका मत नहीं है, क्योंकि उसने मत देने से मना कर दिया। तो ज्यादा सिरदर्दी में पड़ने की जरूरत नहीं है। एक स्थिति ऐसी भी आती है, कोई मतदाता आया, उसने सब में एंट्री की, और फिर वो कुछ इशारा कर रहा है कि देखो भैया हम तो हाथ को मत दे रहे हैं, या मैं कमल को मत दे रहा हूं, कुछ भी हो सकता है। तो अगर वो गुप्तता का भंग कर रहा है, एजेंट को बताने के लिए वो बता रहा है कि देखो हम इस पार्टी को मत दे रहे हैं,
तो ऐसी स्थिति में आप उसको ना कह सकते हैं कि भैया चलो निकल लो बाहर, ठंडे में निकल लो, क्योंकि आपने गुप्तता का भंग किया है, इसलिए आपको मत देने का कोई हक नहीं है, हम आपको मतदान नहीं करने देंगे। अब ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर की सत्ता है, ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर ये निर्णय लेता है, लेकिन स्थिति दोनों एक ही हो गई। एक ने स्वयं मत देने से मना किया, एक को आपने मत देने से मना किया है, और दोनों की ही एंट्री में 17 का में एंट्री होगी। लेकिन ये व्यक्ति जब वापस जाने की बात करे तो उसके पास से एक फॉर्म भरवाना होता है, वो फॉर्म भरवा के ही आप उसको जाने देंगे। अब वो मान लो ये कहता है कि हमें मत नहीं देना, हम फॉर्म काहे का भरें, तो 17 का में तो आप लिख देंगे, लेकिन आपके पास बाहर पुलिस है, आप उसका बंदोबस्त करवा सकते हैं कि देखो भैया इसको फॉर्म भरना, ये फॉर्म नहीं भर रहा है, तो इसके साथ योग्य कार्यवाही करो। आपको पता होना चाहिए जब आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर के तौर पे हैं तो आपके पास सूट एंड साइड के भी ऑर्डर होते हैं, आप वहाँ पे गोलियाँ भी चलवा सकते हैं, ये पावर, मजिस्ट्रेट पावर आपको दिए जाते हैं। ये बात ठीक है कि हम समझदार हैं और हमें पता है कि हमें कितनी अपनी पावर का उपयोग करना है। चलिए, तो ये इतने प्रकार के मतदाता हो सकते हैं या इतनी प्रकार की मतदान से संबंधित परिस्थितियां खड़ी हो सकती हैं। मैं समझता हूं कि इसमें कोई प्रश्न नहीं होगा, लेकिन अगर फिर भी कोई प्रश्न आपके मन में रहता है तो कमेंट में लिखिए, आपको अवश्य उसके ऊपर से जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। अगर कोई बात समझ में नहीं आती है, अगर आपको कुछ हमारी बोलने की भाषा से या किसी चीज़ से कोई दिक्कत परेशानी होती है तो वो भी कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं उसमें सुधार लाने की अवश्य कोशिश करूँगा। धन्यवाद।